हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 16 जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस को करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लिया है एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जिसे आप सबने काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट किया है। तो आज की वीडियो में इसका सोल्यूशंस हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ बोला गया है कि द जजमेंट ऑफ SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पर्टेन्ड ब्रॉडली टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में उसने बात की है। तो अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 356 जहाँ पे बताया गया था कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं जब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क नहीं करेगी तो वहाँ उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। SR बोम्मई ने काफ़ी जजमेंट्स दी थी जिसे हमने वीडियोज़ में अच्छे से कवर किया है, तो आई होप आपको याद होगा। देन हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में जहाँ बोला गया है कि इन स्टेटमेंट्स को बताना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी करेक्ट है वो आपको बतानी है। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यस, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी प्रोक्लेमेशन किया जाता है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंशियल रूल हो या फिर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, हर एक इमरजेंसी को पार्लियामेंट दोनों हाउस के सामने रखना जरूरी है और अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड में बोला गया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ceases to operate at the expiration of 6 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution both house of parliament। तो आपको याद होगा कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक बार जैसे अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद ये इनडेफिनेट टाइम तक ही चलती है जब तक प्रेसिडेंट इसको रिवोक नहीं कर देते और बार बार अप्रूवल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी गलत हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जहाँ बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, यानी कि जब हम इमरजेंसी को बेसिकली लेके आते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ जो ऑटोमेटिकली नहीं होती। ठीक है, उसके लिए आपको जो है पर्टिकुलरली पास करवाना पड़ता है दोनों हाउसेस से। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जब भी इमरजेंसी का प्रोक्लेम किया जाता है तो कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंस में आ जाते हैं, यानी उनका इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं फिर आपको समझाऊंगी। पहला बोला गया है सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट दोज कन्फाइंड बाय द आर्टिकल 2021। तो आपको पता है कि ये सस्पेंड बिल्कुल नहीं होते। बात की जा रही है कि जो फंडामेंटल राइट है उसका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है। तो अगर आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था नेशनल इमरजेंसी में दो आर्टिकल, एक आर्टिकल नंबर 358 जहाँ पे बोला गया था कि जैसे नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो जो आर्टिकल नंबर 19 में जो भी आपकी फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। फिर आर्टिकल 359 में हमने बात की थी, यहाँ बोला गया था कि वही फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन किए गए होंगे। और बेसिकली फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करना, इनका इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करने की बात आर्टिकल 359 में बात की जा रही है। ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ना जा सके। ठीक है, बट 20 और 21 के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रेमेडिकली नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जैसे ही इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया, क्या ये एक ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंस था या नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक, बिकॉज इसको इन्फोर्समेंट करने के लिए आपको ये आपका जो है आर्टिकल 359 के अंदर आएगा। तो आर्टिकल 359 में बोला गया था इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इनको इन्फोर्समेंट करने के लिए आपको सबसे पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मतलब हम कह सकते हैं ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंस नहीं है फंडामेंटल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं जहाँ बोला गया है एक्सटेंशन ऑफ यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर टू द इशू ऑफ डायरेक्शंस टू एनी स्टेट एज टू मैनर इन विच इट्स एग्जीक्यूटिव पावर हैज़ टू बी एक्साइड। यस, तो जैसे ही इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो बढ़ जाती है और वो स्टेट के मैटर्स में भी जाके जो है अपने एग्जीक्यूटिव पावर को इन्फोर्स कर, मतलब बेसिकली उसको यूज़ करके उसको वहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट फर्स्ट नहीं होता, और नहीं होता वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बाकी हम सी भी देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लेजिस्लेशन रिगार्ड ऑफ स्टेट लिस्ट। यस, ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे इमरजेंसी लगी वैसे पार्लियामेंट की जो पावर एक्सटेंड हो जाएंगी कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी लॉ बना सकता है। देन सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल नंबर 19, तो ये भी हमें पता है नेशनल इमरजेंसी जैसे ही घोषित हुई, स्पेशली वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे की बात की जा रही है, तो आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड हो जाएगा। बाकी इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे आपको याद होगा तो आर्टिकल नंबर 19 में जो भी आपके राइट्स है वो सस्पेंड नहीं होते। तो आपका जो थर्ड है उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में जहाँ बोला गया असर्शन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट इफ देयर इज एमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म्ड रिबेलियन। यस, जब उन्हें लगेगा कुछ इस तरह सिचुएशन है तो वो उसको लगा सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट है। अब हम आर चेक करते हैं कि द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इमरजेंसी। तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट नहीं, बिकॉज हमें पता है आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है हमारे फंडामेंटल राइट है, तो इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते और इनका इन्फोर्समेंट भी आप कैंसिल नहीं कर सकते। यानी कि इमरजेंसी के दौरान अगर मान लो इन फंडामेंटल राइट्स अगर कोई छीन रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आर आपका गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, जहाँ बोला गया है कि जब इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352, तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो रखी होती है तो उस तुरंत किसके थ्रू अप्रूव किया जाता है। तो पहला बोला गया राज्यसभा के द्वारा अप्रूव मिलना चाहिए एंड इट विल कंटिन्यू टिल दी रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू लोकसभा। जो इमरजेंसी वो कंटिन्यू रहेगी जब तक न्यू लोकसभा पावर में नहीं आ जाती, एंड जैसे ही पावर में आएगी तो उसकी फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन के अंदर तक उसे पास करवाना है। तो ये हमने पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी आप देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट जो आपकी गलत है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ बोला गया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड ऑन रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, तो ओरिजिनली ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, इसे ऐड किया गया था कब, 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ बोला गया था कि प्रेसिडेंट जो है बेसिकली रिटन रिकमेंडेशन जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट की नहीं मिल जाती तब तक वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम नहीं कर सकते। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, जहाँ बोला गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट होनी चाहिए। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 इज कंटिन्यू बियॉन्ड 1 ईयर। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा था कि जो प्रेसिडेंशियल रूल है उसका मैक्सिमम लिमिट आपकी 3 साल है, बट उसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सी कंडीशंस थी, तो वो मैंने आपको बताई थी। तो इनमें से कौन सी वो कंडीशन है पहले आपको बतानी, उनमें से करेक्ट कौन सी है। पहला कि जब हाई कोर्ट जो है स्टेट का सर्टिफाई कर दे कि अभी जो कंडीशन है स्टेट की काफ़ी सीरियस है, तो उस केस में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, तो ये नहीं थी। तो फर्स्ट हो जाता है रॉन्ग। सेकंड चेक करते हैं द गवर्नर ऑफ अ स्टेट सेटिस्फाई करता है द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल, नहीं है, तो ये भी नहीं थी। थर्ड कि द इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड इलेक्शन इन द असेंबली, यस, क्योंकि इलेक्शन करवाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको 1 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डी भी चेक कर लेते हैं कि द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड अबाउट द ग्रेव सिचुएशन इन द स्टेट थ्रू द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, नो, तो ये भी गलत है। तो आपका 7th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम चलते हैं 8th क्वेश्चन, जहाँ बोला गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ किस केसेस में बेसिकली उन्हें पावर मिलती है। तो हम जानते हैं कि 356 यहाँ पे बात की जा रही है प्रेसिडेंशियल रूल की। तो प्रेसिडेंशियल रूल में पता है कि पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को पावर दे देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखनी है कि जो पावर उन्हें कैसे मिली। पहला द असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। तो जैसे ही प्रेसिडेंट को पावर मिलती है तो क्या असेंबली जो है स्टेट की ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, नो, बिकॉज हमने कहा था उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको दोनों हाउसेस से एक बार वो पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो गलत है। आर्टिकल 19 सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। तो आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंशियल रूल की बात करते हैं, जब भी प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तो आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, तो इसलिए स्टेटमेंट भी गलत है। सी है कि द पार्लियामेंट अज्यूम द पावर टू लेजिस्लेट और सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, यस, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दैट स्टेट, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर पावर प्रेसिडेंट के पास है बट प्रेसिडेंट तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड काम नहीं करेंगे, काम कौन करेगा, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो स्टेटमेंट लिस्ट में जो मैटर्स उन पर लॉ बना सकती है। तो आपका 8th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन है कि व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड बाय द प्रेसिडेंट इन द आर्टिकल 352, ये नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा। पहला फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते, सिर्फ आर्टिकल नंबर 19 यहाँ पे सस्पेंड होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19 का जिक्र नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बी फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड अदर फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, तो ये भी गलत है। बिकॉज ये गलत इसलिए है कि आर्टिकल नंबर 19 तो चलो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा है, बाकी जो अदर फंडामेंटल राइट्स है सस्पेंड हो रहे हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नो। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो है सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं ना, ये आपको याद रखने ज़रूरी हैं, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, तो इसलिए आपका सेकंड भी गलत हो जाता है। थर्ड हम चेक करते हैं, जहाँ बोला गया था फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड द अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट दोज अंडर आर्टिकल 2021 कैन सस्पेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बोला गया 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है, येस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक और फैक्टर इन्वॉल्व था सेकंड में, कि यहाँ पे बोला था अदर फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड, तो अदर में इट मीन्स 2021 की बात की जा रही है, तो 2021 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे जिस तरह से बोला गया है कि 2021 को छोड़ के बाकी जो सस्पेंड होंगे इट मीन्स उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगा। ठीक है, तो आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। डी को भी चेक कर लेते हैं कि ओनली द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड एंड अदर फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। तो 9th का आंसर हो जाएगा सी। 10th क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी अभी हमने कर रहा था वही क्वेश्चन है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते 11th में। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट बेसिकली इनमें से सही है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। पहला कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड आर्म्ड रिबेलियन आर द ग्राउंड फॉर प्रोक्लेम इमरजेंसी, क्या ये सारे ग्राउंड्स हैं इमरजेंसी को लगाने के। ठीक है, बाकी और पढ़ लेते हैं। वर्ड जो है आर्म्ड रिबेलियन, उसको रिप्लेस किया बाय द वर्ड वॉर, नो। तो उससे पहले हमने देखा था ये आर्म्ड रिबेलियन की जगह क्या होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन लाया गया, तो सेकंड तो करेक्ट है, गलत है। थर्ड सी है एक्चुअल एक्जिस्टेंस ऑफ एनी वन और मोर ग्राउंड्स मेंशन इन आर्टिकल 52 इज नेसेसरी फॉर प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी। ठीक है, मतलब जो भी एग्जिस्टेंस है एक से ज़्यादा ग्राउंड्स का, वो ज़रूरी होता है प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी, तो ये भी उतने हद तक सही नहीं है। ठीक है, हमें बेसिकली मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है। प्रेजेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड मेंशन इन आर्टिकल 52 ऑफ प्रोक्लेमेशन देयरऑफ। ठीक है,
तो बिकॉज यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिसाइड करेंगे किस ग्राउंड के बेसिस पे इमरजेंसी लगानी है, चाहे वो जो भी आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन की गई है, चाहे वो वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो ग्राउंड्स मेंशन किए गए थे वो ग्राउंड्स इमरजेंसी के प्रोक्लेम के बताए गए थे, ठीक है। बट क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किस ग्राउंड के बेसिस पे इमरजेंसी लगाते हैं, बिकॉज डिफरेंट ग्राउंड्स के बेसिस पे डिफरेंट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 11th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। असर्शन बोला गया है कि एक इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन इज़ नॉट इनफ फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये गलत था, बिकॉज ये एक रीज़न होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट इमरजेंसी को लगा सकता है, तो ये गलत हो गया। 8 देखते हैं कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी शेल सीज टू ऑपरेट एट एक्सपायरेशन ऑफ 1 month अनलेस अप्रूव्ड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यस, तो 1 महीने का टाइम दिया जाता है दोनों हाउसेस के अप्रूवल के लिए। अगर नहीं मिलेगा अप्रूवल तो वो सीज हो जाएगी, नहीं खत्म हो जाएगी। तो आर आपका करेक्ट है। तो ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 13th क्वेश्चन बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड टू मीन दैट द गवर्नर कैन डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कब कर सकता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पहला, एट हिज प्लेजर ऑन हिज सब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द असेंबली। यानी क्या गवर्नर के पास अपनी मर्जी से कर सकता है कि जो भी उससे लगेगा कि जिस हिसाब से कि उनकी स्ट्रेंथ में जो है कमी आ रही है या फिर जो भी है चीफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ में बेसिकली कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कमी है, तो वो अपनी मर्जी से अपने प्लेजर पे जो है इसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो नो, तो गलत हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बोला गया है कि व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ रिप्लेस्ड इट्स एक्सप्रेस्ड इट्स वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी अगर मानो लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्सप्रेस किया है कि हमें कॉन्फिडेंस शो करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो यस ये एक ग्राउंड हो सकता है। थर्ड, व्हेन अ मेजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन डिफीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर मानो डिफीट हो जाते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस में, तब जाके गवर्नमेंट इसको बेसिकली ला सकता है, तो यस ये भी करेक्ट है। चौथा देखते हैं, व्हेन अ कंसेंसस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन रिजेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरह की कोई प्रोविजन की बात नहीं की है, तो आपका फोर्थ गलत है। तो अगर आप देख सकते हैं आपका सेकंड और थर्ड सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ 2 and 3। अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट पता थी, जैसे फर्स्ट गलत है, तो सबसे आप सी और ए को तो कट कर सकते थे, देन आपको थर्ड पता था तो आपको पता चल जाता कि बी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जहाँ बोला गया है कि लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट विल सीज टू हैव इफेक्ट इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। पहला, कि व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी हैज सीडी टू ऑपरेट। सेकंड, व्हेन इट इज़ रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी हैज सीडी टू ऑपरेट, या फिर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 1 year आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी हैज सीडी टू ऑपरेट, ठीक है। तो यानी जो भी लॉज बनाए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है, वो कब तक चलेंगे। तो जैसे कि आपने बताया था कि नॉर्मली जब आपकी इमरजेंसी ख़त्म होती है, जिस दिन इमरजेंसी आपकी ख़त्म हुई उस दिन आपके लॉज ख़त्म नहीं होते, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट उसको रिपील क्यों करेगी, बिकॉज पार्लियामेंट ने बनाया, तो ये भी गलत हो जाएगा। देन बोला गया है कि जिस दिन आपकी इमरजेंसी ख़त्म होती है उसके 6 महीने तक आपके वो लॉस चलते हैं, और इस 6 महीने के बाद जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो क्या एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर करना है स्टेटमेंट को, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला बोला है ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, इट रिक्वायर रिटन कम्युनिकेशन, मतलब रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट टू प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को एक बार लिखित में मिल जाएगा यूनियन कैबिनेट के द्वारा, तब उसको लाया जा सकता है, तो यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इट कैन बी इशूड होल ऑफ इंडिया फिर पार्ट ऑफ इंडिया, यस। थर्ड, इट लैप्स इफ इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month, तो यस ये भी करेक्ट है। फोर्थ, दैट रिक्वायर्स रेजोल्यूशन अप्रूविंग अ प्रोक्लेमेशन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस और नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग। तो ये जिस मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। फिफ्थ है कि वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट कैन लास्ट फॉर 6 months, यस 6 month के बाद आपको अगर फिर से कंटिन्यू करना है तो आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूएशन का। तो आप देख सकते हैं पाँचों की पाँचों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जहाँ बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बतानी है। पहला, कि व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन में अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कम इनटू ऑपरेशन टिल एन ऑर्डर इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट स्पेसिफाई द राइट्स विच आर सस्पेंडेड, यस। यानी आर्टिकल 359 में वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो कि सस्पेंडेड होने हैं वो पहले मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन होने चाहिए, तब उन राइट्स को बेसिकली सस्पेंड किया जाएगा। और आर्टिकल 359 बेसिकली उनका इन्फोर्समेंट को सस्पेंशन की बात करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है कि वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज इन ऑपरेशन आर्टिकल 358 विच मेक्स द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय आर्टिकल 19 नॉन एग्जिस्टेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो यस आर्टिकल नंबर 19 के बारे में कि आर्टिकल नंबर 19 में जो भी 6 फंडामेंटल राइट्स है सस्पेंड हो जाते हैं, ये बात हमारे आर्टिकल 358 में बताया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2।
तो इसमें 17 में लिख सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 360 उसके बारे में बात करता है। पहला, इट मे बी रिवोक्ड और वेरिड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। येस, प्रेसिडेंट अगर मान लो कोई भी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन लेके आ जाते हैं तो उसके द्वारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक भी किया जा सकता है, वेरी भी किया जा सकता है। और हमने देखा फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, इंडिफिनिट टाइम के लिए उसको इमरजेंसी को लगाए रख सकते हैं और आपको रेगुलर अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड बोला गया है कि इट शेल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months अनलेस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि जो दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड आपका राज्यसभा, दोनों को 2 month का टाइम दिया जाता है अप्रूव करने के लिए। अगर 2 month का टाइम में अप्रूवल नहीं मिला तो वो जो इमरजेंसी है वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे हमारी मेन मतलब क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं मेन सी क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बेसिकली बात करता है कि एग्जामिन करना है कि हाउ द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 अफेक्टेड द इंडिया एज अ डेमोक्रेसी एंड डिस्कस करना है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दैट वर पुट इन प्लेस इन इट्स आफ्टरमैथ टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन फ्यूचर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे प्रोक्लेमेशन ऑफ जो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, उसके इफेक्ट क्या थे, कैसे डेमोक्रेसी में उसको इम्पैक्ट देखने को मिला उसका, एंड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड बाद में किए गए सो दैट उसका मिसयूज़ ना हो। ठीक है, तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय वो आर्टिकल 352 के तहत लगाई गई थी। बिकॉज आर्टिकल 352 में आप देख सकते हैं इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात की गई है। उस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को यूज़ करके जो है 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। एंड आप देख सकते हैं ये 21 मार्च 1977 तक चलती है। और जो रीज़न दिया गया था कि क्यों इसको इम्पोज़ किया गया है, तो वो उन्होंने रीज़न दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है और साथ साथ कुछ इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे देश में अच्छी नहीं चल रही हैं। इस रीज़न के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी को इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है उसने, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1975 में लगाया था। फिर आप लिख सकते हैं कि जो ऑर्डर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, टू रूल बाय डिक्री वेयर इन सिविल लिबर्टीज़ जो है लोगों से मतलब छीनी गई। ठीक है, तो एक ऑर्डर के द्वारा जो है लोगों की जो सिविल लिबर्टीज़ को बेसिकली कर्व कर दिया गया। और एक्सटर्नल इमरजेंसी जो थी वो ऑलरेडी चल रही थी एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बिकॉज आपको पता है 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर था, तो वो इमरजेंसी ऑलरेडी चली रही थी कि साथ साथ आपने मतलब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जो है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है ये इस तरह की नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी हमारी कंट्री के अंदर। देन आप मेंशन कर सकते हैं क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला हमारी डेमोक्रेसी में इसका। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी इस तरीके से इमरजेंसी जो लगाई गई थी कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा थी। एंड ये एक तरीके से शो कर रहा था एक टोटलिटेरियन रूल, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बातचीत किए प्रेसिडेंट को सीधा ऑर्डर दे दिया कि आप इमरजेंसी लगा दो। और क्या रीजंस थे, कहीं ना कहीं उसको भी जो बताने से, उस पर क्वेश्चन करने से जुडिशरी को मना किया गया था, जो हमने 38 अमेंडमेंट एक्ट में देखा था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में लाया था, ये इंटरनल इमरजेंसी के दौरान जो इस अमेंडमेंट को लेके आया गया, जो कहीं ना कहीं यूनियन एग्जीक्यूटिव को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही थी कि पावर जो है सेंट्रलाइज हो जाए, यानी मेन पावर जो है सेंटर के पास आ जाए एंड उस हिसाब से वो फिर काम कर सके। इस अमेंडमेंट ने बेसिकली 4 चीज़ें करी। पहला, एक्सक्लूड कर दिया जुडिशरी को इंटायरली फ्रॉम द इलेक्शन डिस्प्यूट, यानी इलेक्शन से जो भी डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शन में, तो उसमें जुडिशरी कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर सकती थी, बट वो करने से उन्हें मना कर दिया गया। ठीक है, तो ये देखने को मिला इस अमेंडमेंट में। ठीक है, तो पहला चेंज ये आया कि इलेक्शन डिस्प्यूट में जुडिशरी बेसिकली वहाँ पे जाके कोई भी मतलब पूछताछ नहीं कर सकती, कुछ डिसीजन नहीं दे सकती। सेकंड बेसिकली आया क्या, टू स्ट्रेंथन द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की बात की गई 44th अमेंडमेंट ने। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया कि स्ट्रेंथन मैक्सिमाइज़ करना प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल चैलेंज टू सोशल रिवॉल्यूशन लेजिस्लेशन, यानी जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी लॉ लाया जा रहा है, उसमें जो जुडिशरी है उसे चैलेंज से प्रोटेक्ट करना है, यानी जुडिशरी उसको चैलेंज ना कर सके, उसे नल एंड वॉइड ना कर सके उन लेजिस्लेशंस को जो लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट में किया गया। एंड लास्ट जो चीज़ की गई वो था टू कर्टेल करना इंटरवेंशन ऑफ जुडिशरी लेजिस्लेटिव मैटर, यानी जो लेजिस्लेटिव मैटर्स होते हैं जहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं उन मैटर्स में जुडिशरी हस्तक्षेप ना करे, अपना इंटरवेंशन ना करें। एंड दिस अमेंडमेंट जो कुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट एनी ग्राउंड। और ये सारी जो अमेंडमेंट्स और ये जो अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बोला गया था इसे कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, एंड देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील। और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को एक पावर मिल गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सकते हैं, जिस तरीके से वो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में।
इसके साथ साथ आप देख सकते हो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन था पावर का उसको सस्पेंड करके सारी की सारी पावर जो यूनिटरी हो गई थी, यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गई थी। एंड गवर्नमेंट अज्यूम्ड पावर टू रिस्ट्रिक्ट और लिमिट एनी ऑल दी फंडामेंटल राइट, यानी वो चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट को या फिर सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती थी इमरजेंसी के दौरान। एंड दिस इंक्लूड द राइट ऑफ सिटीजन टू मूव कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट, और साथ ही साथ जो उनका राइट था फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने का कि वो मूव मतलब बेसिकली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में, वो भी कहीं ना कहीं उनसे छीन लिया गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट है जितने भी न्यूज़पेपर्स थे नीडेड टू गेट प्रायर अप्रूवल, यानी उन सारे न्यूज़पेपर को बोला गया जो भी उस समय न्यूज़पेपर होते थे कि आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, कि जो भी चीज़ें आप मेंशन करने वाले हो अपने न्यूज़पेपर के अंदर वो सारे मटेरियल्स को पहले आपको अप्रूव लेना पड़ेगा, जिसको उन्होंने प्रेस सेंसरशिप का नाम दिया, यानी प्रेस कुछ भी छाप नहीं सकती, जो भी वो मटेरियल पब्लिश करेगी उसको पहले अप्रूव करवाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें क्या डिनोट करती है कि हमारी डेमोक्रेसी उस समय कितनी ज़्यादा खतरे में थी, कि लोग के पास फ्रीडम नहीं थी, न्यूज़ जो प्रेस एजेंसीज थे उनके पास फ्रीडम नहीं थी कि वो दिखा सके जो उस समय चल रहा है। देन जनरल इलेक्शन जो था, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप हम कह सकते हैं उस समय का जनरल इलेक्शन जो था, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी सेटअप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। उस समय के जो इलेक्शंस थे वो नहीं हो पाए थे। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन दी सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर, यानी जितनी भी सिविल लिबर्टीज़ थी, लोगों की जो लिबर्टी थी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी गई थी। एंड स्पेशली आप कह सकते हो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि कोई भी कुछ बोल नहीं सकता, कोई भी सवाल नहीं कर सकता उस समय की गवर्नमेंट से कि आप इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहे हो, इंक्लूडिंग प्रेस तक भी जो सवाल नहीं पूछ सकती थी। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई थी इस एमरजेंसी के टाइम पे 1975 में। इसके अलावा जो थी उस समय की गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंसिवली यूज़ किया जो पावर था प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कोई भी पर्सन अगर इस तरह से कुछ भी करता हुआ नज़र आ गया जो कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो कुछ ऐसी क्राइम करने वाला है तो उसे पहले से ही डिटेन कर सकते हैं। तो इस पावर को जो है उस समय की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। एंड आप देख सकते हो जिससे बहुत सारी जो हाई कोर्ट है उसने जजमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उसको निगेट भी किया कि सही नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1976 में इस जजमेंट को अपहोल्ड किया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि आप इस तरह की डिटेंशन कर सकते हो इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शो कर रही थी कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हमारी जो है इस इमरजेंसी के कारण खतरे में देखने को मिली। बट जैसी इमरजेंसी ख़त्म हुई तो उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे ताकि इस तरीके की चीज़ें जो है फिर से ना हो। तो वो रिफॉर्म्स कब लाए गए 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में, ठीक है। तो सबसे पहला बोला गया कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 को ऐड किया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है वो कुछ भी काम जो करेगा उससे पहले उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है, एडवाइस लेनी पड़ेगी, ठीक है। बट द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच कंसिडरेशन, यानी फर्स्ट टाइम पे वो बोल सकता है कि जो भी एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा तो उसको प्रेसिडेंट बोल सकता है कि आप फिर से एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। बट सेकंड टाइम जो भी एडवाइस दी जाएगी उसको वो माननी ही पड़ेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट को। यानी प्रेसिडेंट यहाँ पे बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कुछ एडवाइस के बिना काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई। दूसरा जो आर्टिकल नंबर 226 था उसे अमेंड किया गया टू रिस्टोर द पावर ऑफ हाई कोर्ट, यानी पावर जो है यहाँ पे हाई कोर्ट की कि वो इशू कर सकते हैं रिट्स ऑन द मैटर अदर देन दी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो रिट्स पावर है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। और इसलिए जो बाकी जो पावर है हाई कोर्ट की इशू रिट्स को इशू करने की वो पावर जो इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 226 में अमेंड करके ये चीज़ रिस्टोर की गई कि हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ ये की गई कि जो आर्टिकल नंबर हमारा 352 है उसको अमेंड किया गया सो दैट जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इशूड की जाती है ओनली वो तभी इशू की जाए जब कोई सिक्योरिटी जो है इंडिया की खतरे में हो या फिर इंडिया का कोई पार्ट ऑफ द टेरिटरीज थ्रेटेंड हो बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था और ये एक तरह का फैक्टर था जिसके थ्रू इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया इट बिकम मैंडेटरी हो गया प्रेसिडेंट के लिए कि वो इशू करे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड बाय हिम इन राइटिंग बाय द कैबिनेट, यानी कैबिनेट जब तक लिखित में नहीं दे देते तब तक वो प्रेसिडेंट जो है उस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को नहीं कर सकता। तो उनके लिए प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है कि पहले वो कम्युनिकेट करे कैबिनेट से पूछे क्या है, फिर कैबिनेट उन्हें लिखित में दे कि हाँ इस तरीके से सिचुएशन है तब आप इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हो। देन यहाँ पे चेंजेस लाया गया कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है उसे अप्रूव करने के लिए जो टाइम पीरियड पहले 2 महीने का बोल रहे थे उसे वापस से 1 मंथ का कर दिया गया, ठीक है। और जो भी प्रोक्लेमेशन किया जाएगा दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी था, ठीक है। और जो मेजॉरिटी चाहिए थी वो टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर, यानी तरह से स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत थी उसके लिए। नेक्स्ट बोला गया कि फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी कंटिन्यू करना है तो उसके लिए दोनों हाउसेस से रेजोल्यूशन को अप्रूव करना ज़रूरी है हर एक 6 महीने बाद, ठीक है। 6 महीने बाद उसको अप्रूवल मिलना ज़रूरी है तभी उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट चेंज ये आया गया कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है उसे रिवोक करने के लिए लोकसभा को भी पावर दी गई। उससे पहले लोकसभा के पास पावर नहीं थी। तो अब यहाँ बोला गया कि अगर मान लो एग्जीक्यूटिव कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो लोकसभा चाहे तो वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है और उसको वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी और जैसे उसने पास कर दिया तो इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है।
एंड इसके लिए आप देख सकते हो 10% या फिर उससे भी ज़्यादा जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशल मीटिंग करते हैं एंड उस स्पेशल मीटिंग में जो है रेजोल्यूशन को पास किया जाता है कि किस तरीके से जो प्रोक्लेमेशन है उसको अब डिसअप्रूव करना है या इमरजेंसी ख़त्म करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। ये सारे चेंजेस किए गए जिसके थ्रू काफ़ी डिफिकल्ट हो गया उसके बाद कि मतलब गवर्नमेंट जो है ऐसे ही बिना किसी रीज़न की इमरजेंसी नहीं लगा सकती, उसके लिए पहले जेन्युइन रीज़न होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आप लास्ट में यही चीज़ लिख सकते हो कि हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेफगार्ड इंश्योर करती है कि जो भी हमारा लेजिस्लेटिव है, जो भी जैसा भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस का काम करती है कि लेजिस्लेटिव कोई भी ऐसे लॉ ना लेके आए, कुछ भी ऐसे मेजर्स ना लेके आए जो कल को हमारे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हो। तो उन डेमोक्रेटिक आइडियल्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जुडिशरी को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी गई है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करके अपनी डिसीजन को ले सकती हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख के इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ बोला गया है कि कैसे नेशनल इमरजेंसी डिफरेंट है प्रेसिडेंशियल रूल से। तो ऑलरेडी हमने इसे वीडियो के लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल में क्या क्या डिफरेंस है, तो टेबुलर फॉर्म में हमने डिस्कस किया था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए एंड उसी के थ्रू आपको अपना आंसर जो मिल जाएगा, किससे आपको ना उसको रिप्रेजेंट करना, बिकॉज मेन पॉइंट्स आपके वही रहेंगे जो उस टेबल में लिखे हुए थे। ठीक है, तो उस आंसर को आप देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लेना एक बार। ठीक है, तो हम चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ बोला गया है कि डिस्कस द वेरियस सिचुएशन इन विच प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इज मेड, द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजन टू बी मेट बिफोर प्रोक्लेमेशन सच रूल। यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या क्या सिचुएशंस हैं जिसके थ्रू प्रोक्लेम किया जा सकता है प्रेसिडेंशियल रूल को, और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं उसके लिए वो आपको मेंशन करने हैं। तो आप इस पर स्टार्टिंग करोगे कि आपका जो आर्टिकल नंबर 355 है वो एक तरह से एक ऑब्लिगेशन ड्यूटी इम्पोज करता है सेंटर के ऊपर कि वो प्रोटेक्ट करे हर एक स्टेट को इन केस ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होता है। ठीक है, तो उस चीज़ के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूनियन है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है स्टेट को दो तरीक़ों से। पहला एक आर्टिकल 356 है, जहाँ पे बोला गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही है या फिर वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है स्टेट में। ठीक है, तो सबसे पहले बताने हैं आपको क्या क्या प्रोविजंस है जिसके बेस में मतलब लग सकता है आपका प्रेसिडेंशियल रूल। तो सबसे पहले हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर मान लेते हैं कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाती है, यानी कोई भी अगर मान लेते हैं कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं जीत के आती, हंग असेंबली बन जाती है, तो उस केस में जो है गवर्नर के पास अगर मान लो कोई भी ऑप्शन नहीं है कि सरकार कहीं से भी नहीं बन रही, तब जाके वो इमरजेंसी को लगा सकता है, प्रेसिडेंशियल रूल को बेसिकली लगा सकता है स्टेट में। सेकंड है इंटरनल सबवर्जन हो रहा है। ठीक है, यानी स्टेट जो है कहीं से विलिंग नहीं है टू कहीं से हम कह सकते हैं कि वो उस तरीके से वॉयलेशन क्रिएट कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं स्टेट में, जो स्टेट की गवर्नमेंट है खुद से जो इतना सारे राइट्स फैला रही है कि उस केस में ज़रूरी है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाए, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंशियल रूल को लगाया जाता है। नेक्स्ट रीजन आप मेंशन कर सकते हो कि अगर मान लो सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, यानी कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में है, तो उस केस में जो है एडमिनिस्ट्रेशन मान लेते हैं उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ऐसा कंडीशन बन गया जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो उस केस में जो है क्योंकि कंट्री में सिक्योरिटी काफ़ी डेंजर है, तो उस केसेस में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, एंड चौथा फैक्टर कि जब मान लो स्टेट जो है सेंटर के दी हुई डायरेक्शंस को अगर फॉलो नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। बट हम देख सकते हैं कि पास्ट में आर्टिकल 356 को काफ़ी एक्स्ट्रा उसको काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इसको यूज़ किया गया, चाहे वो इनर पार्टी डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए हम देखें तो उसको यूज़ किया गया है। प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज किया गया है अपोजिशन पार्टी जहाँ पे रूल कर रही है स्टेट में, तो वहाँ पे सेकंड हम कह सकते हैं कि अगर मान लो वहाँ के मिनिस्टर अगर मान लो करप्शन है, किसी स्टेट का माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उस बेसिस पे भी आप दे सकते हो कि मतलब प्रेसिडेंशियल रूल लगा रखा है। अगर मान लो अपॉर्चुनिटी है कि अल्टरनेट गवर्नमेंट बन सकती है, फिर भी जो है उन्होंने मौका नहीं दिया, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक बार फ्लो टेस्ट करने का मौका नहीं दिया, उस केस में भी आप देख सकते हो कैसे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है। तो ये सारे तरीके जो है सही नहीं है, और एज़ पर सरकारी कमीशन हम देख सकते हैं आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली, आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक एज अ लास्ट रिजॉर्ट की तरह आपको इसको यूज़ करना ज़रूरी है। एंड अगर मान लेते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी सेटिस्फेक्शन दी गई है कि जिस बेसिस पे वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाए, अगर वो चीज़ सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जुडिशियल रिव्यू के तहत उस पर उसको नल एंड वॉइड कर सकती है प्रेसिडेंशियल रूल को जहाँ पे लगाए गए हैं।
देन उसके बाद आप बता सकते हो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है इसके लिए। तो गवर्नर को बेसिकली ये सब करने लगाने से पहले एक रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को कि वो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाएं, एंड प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी पड़ेगी कैबिनेट के मिनिस्टर्स से, ठीक है, कि वो यहाँ पे इस तरीके से प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं नहीं। फिर जो भी प्रोक्लेमेशन किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा कि वहाँ पे वो प्रेसिडेंशियल रूल लगा रहे हैं, उसको दोनों हाउसेज से पास करना ज़रूरी है, कब, विदिन 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो 2 महीने का टाइम दिया जाता है प्रेसिडेंशियल रूल को इम्पोज करने के लिए। देन है प्रेसिडेंट जो है इट मे और मे नॉट सस्पेंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना सिचुएशन किस तरीके से है। अगर सिचुएशन थोड़ी बहुत ख़राब है तो वहाँ पे स्टेट असेंबली को बेसिकली सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वहाँ पे स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, सो दैट फर्दर इलेक्शन जब होंगे देन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई गवर्नमेंट चुन के आएगी, फिर देन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इस टॉपिक में देख ली हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला गया है डिस्कस करना इमरजेंसी प्रोविजन को जो कि इंश्राइन की गई इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैव दे बीन सेम सिंस बिगनिंग, क्या बिगनिंग से वो चीज़ सेम थी जो कि चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे इमरजेंसी प्रोविजन को पार्ट 18 में मेंशन किया गया है, अंडर आर्टिकल 352 से लेकर 360 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स होते हैं दैट टेकन ओनली इन केस ऑफ वॉर, या फिर नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन हो, तभी आप कर सकते हो। और हमारे यहाँ 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। सबसे पहला हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, जो डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट कि किस ग्राउंड में उसे लगाया जा सकता है, चाहे वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, ठीक है। इस केस में सेंटर अज्यूम करती है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टेट, पर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं होती, वो भी साथ साथ काम करती रहती है, बट सेंटर के पास पावर होती है कि उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शंस दे सकती हैं, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी को ओनली आफ्टर द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट के एक बार मिल जाए तभी उसको जाके इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। एंड जो भी प्रोक्लेमेशन होगा उसके लिए आपको देख सकते हैं पहले 1 मंथ का टाइम आपको दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर जो आपको बताना है कि 1 महीने के अंदर दोनों हाउस से अप्रूव करना ज़रूरी है फर्दर, और 6 मंथ के टाइम पे आपको उसको बार बार चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। यानी आपको फर्दर अप्रूवल के लिए जो भी आपको 6 महीने बाद अप्रूवल चाहिए होगा उसके लिए आपको दोनों हाउसों से अप्रूव लेना ज़रूरी है। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपको याद रखना है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू रेजोल्यूशन को पास किया जाना ज़रूरी है। अब हम देखिए नेशनल इमरजेंसी में कुछ चेंजेस आए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस थे, तो पहला ही चेंज हम देखते हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उसने लिमिट कर दिया था ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि सिर्फ एक स्पेसिफाइड पार्ट तक ही सीमित रह सकती है, वेयरएज 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको रिवर्स कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है उसको बदल के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, और जो टाइम जो था पहले 1 साल का करने की बात की गई थी उसे वापस से 6 महीने कर दिया गया था। और रिटर्न रिकमेंडेशन कैबिनेट का इम्पॉर्टेंट था, उसकी मतलब उसकी रिकमेंडेशन के बिना जो प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे इमरजेंसी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 उसको सस्पेंड किया सकता है अंडर से वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे, ठीक है। यानी कि जब वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, तभी आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हो, इंटरनल इमरजेंसी के दौरान आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। एंड 20 एंड 21 जो होंगे वो हमेशा फोर्स में रहेंगे, उस फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चेंजेस हमें देखने को मिले नेशनल इमरजेंसी में। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी जो है स्टेट इमरजेंसी कह लो या फिर प्रेसिडेंशियल रूल कह लो अंडर आर्टिकल 356। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको लगाया जाता है जब स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, या फिर वो कहीं ना कहीं सेंटर की जो डायरेक्शंस है उसको फॉलो नहीं करती, तब इसको लगाया जाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे सस्पेंड भी हो सकती है, डिसॉल्व भी हो सकती है, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कम्प्लीटली कि वो किस तरीके से स्टेट में काम करेगी, ठीक है। प्रोक्लेमेशन को यहाँ पे अप्रूव करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया जाता है, 2 महीने के अंदर आपको दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। एंड फर्दर आपको यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट 3 साल की गई है। एंड अगर पर आपको 6 महीने में इसको अप्रूव करवाना ज़रूरी है, ठीक है। पर जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। पहला कि प्रेसिडेंशियल रूल को एक्सटेंड कर सकते हो 6 मंथ एट अ टाइम, ठीक है। व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मतलब आप देख सकते हो कि जो 3 साल का टाइम है उसको आप फर्दर 1 साल एक्सटेंड कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब उस पर्टिकुलर, क्योंकि जब हमारे देश में अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो क्योंकि वो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंशियल अगर जिस भी स्टेट में लगाया जाएगा तो उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा कि जहाँ पे बोला गया कि इलेक्शन कमीशन अगर मान लो सेटिस्फाई कर दे कि जो इलेक्शंस हुए थे वो इलेक्शन करवाना भी इस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि वहाँ पे इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंशियल रूल को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे पहले जो 38th अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने बोला था कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन होगी वो फाइनल होगी, बट
इस अमेंडमेंट ने यानी 44th अमेंडमेंट ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं बोल दिया कि वो जस्टिफिएबल होना ज़रूरी है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी रीजंस दिए होंगे उसे जिसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी उनकी जो सेटिस्फेक्शन है उनको फाइनल नहीं माना जाएगा। देन हमारी लास्ट इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में आप देख सकते हो आर्टिकल 360 में आप उसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कुछ भी थ्रेट होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या फिर हमारे जो क्रेडिट है इंडिया का, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है इस तरीके से अगर मान लो प्रोक्लेम किया जाएगा तो उन्हें दोनों हाउसेस से फर्स्ट अप्रूवल लेना ज़रूरी है, 2 महीने के टाइम दिया जाता है अप्रूवल का, एंड सिंपल मेजॉरिटी से इसको अप्रूव करवाना होगा। एंड उस दौरान जो भी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल जो है स्टेट के जो है आप देख सकते हो रिजर्व कर दिए जाएंगे प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। एंड सैलरी जो होगी यूनियन के स्टेट एग्जीक्यूटिव की किस तरीके से उसको रिड्यूस करना है वो प्रेसिडेंट डायरेक्शन देंगे। यहाँ तक कि जुडिशरी जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी सैलरी रिड्यूस करना है या नहीं करना वो भी प्रेसिडेंट ही डायरेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारे प्रोविजंस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है बाद में 44th अमेंडमेंट के दौरान बहुत चीज़ें बाद में ऐड की गई थी, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ऐसे प्रोविजंस को डाल दिया कि आगे जाके उस चीज़ का कोई मिसयूज़ ना कर पाए फ्यूचर में, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट फ्यूचर में इन प्रोविजंस को मिसयूज़ ना करे, इसलिए कुछ कड़े कानून जो है कह सकते हैं इस अमेंडमेंट के दौरान आए गए, जो कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी एक तरह से पावर दे रहे थे कि वो इस तरह से जुडिशियल रिव्यू कर सकती हैं, और एग्जीक्यूटिव या फिर जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी रीजंस बताए जाते हैं अगर वो रीज़न सही नहीं है तो उस केस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है जो भी इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोग के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।